नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। 29 नवंबर 2011 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक खबर आई कि यहां भारत का पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया है। लोग इस एटीएम से सोने चांदी के सिक्के और तमाम किस्म के जवाहरात खरीद सकते थे, लेकिन ये मशीन लोगों को लुभा नहीं पाई। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि बामुश्किल ही कोई ग्राहक इसका इस्तेमाल करता है। एक वक्त भारत के हीरा कारोबार के पोस्टर बॉय रहे मेहुल चौकसी पर निगाह डालें तो उनकी कहानी भी इस एटीएम जैसी ही नजर आती है। उनकी हर शुरुआत हीरे जैसी चमकदार थी। उनके तौर तरीके हमेशा सोने जैसे लचीले रहे, लेकिन नतीजा हर बार ऐसा जैसे कि कोई गहनों की दुकान पर ठग लिया गया हो। आप पूछ सकते हैं कि उस एटीएम से मेहुल चौकसी क्यों याद आते हैं। जवाब यह है कि वो एटीएम मेहुल की कंपनी गीतांजलि ने लगाया था। अगला सवाल होगा कि मेहुल चौकसी ही क्यों याद आते हैं। इसके कई जवाब हैं। मेहुल ने पिता चीनू भाई चौकसी के हीरो के सिर्फ कटिंग पॉलिशिंग के कारोबार को विदेशी कंपनियां खरीदने तक का रास्ता दिखाया, पर एक वक्त आया जब कंपनी की बदनामी से कर्मचारियों को ही नौकरी के लाले पड़ गए। बहन के नाम पर बनी उनकी कंपनी गीतांजलि ने 2006 में आईपीओ में कदम रखा तो 330 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। फिर 2013 में वो वक्त आया जब सेबी ने मेहुल की फर्म को हेरफेर के शक में 6 महीने के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से रोक दिया। 2008 में कैटरीना कैफ ने उनके हीरो का प्रचार किया तो एक साल में कंपनी की बिक्री 60% बढ़ गई। फिर 2018 में कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि गीतांजलि अपने ग्राहकों को नकली हीरे बेचती रही। जी हाँ, 2013 में जहां गीतांजलि का शेयर 600 रुपए का बिक रहा था, वहीं फरवरी 2018 में ये 33 रुपए 80 पैसे पर आ गया था। पंजाब नेशनल बैंक का कथित घोटाला खुलने की भनक लगने से पहले ही वो परदेश की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके थे। उन्होंने मुल्क भी ऐसा चुना जहां $1 लाख निवेश करके नागरिकता मिल सकती थी। जी हां, आज उसी मुल्क के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेहुल चौकसी हमारे लिए शर्म का सबब बन गए हैं। एक वक्त था जब भारत के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से खड़े होकर चौकसी को मेहुल भाई कहा था। फिर वो समय भी आया जब मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद को उनका तारुफ मेहुल चौकसी वही नाम है ना उनका कहकर कराना पड़ा। भारतीय इतिहास के कथित सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी अब भगोड़े कारोबारी कहलाते हैं। उनके बारे में सबसे ताज़ा खबर यह है कि वो एंटीगुआ, जहां की उन्होंने नागरिकता ली थी, वहां से पड़ोस के देश डोमिनिका चले गए और पकड़ लिए गए। इसका पता चलने पर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने डोमिनिका को सलाह दी कि मेहुल को सीधे भारत के हवाले कर दिया जाए। भारत वैसे भी महीनों से चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटा हुआ है। हालांकि मेहुल के वकील का कहना है कि उनसे बात होने पर ही पता चलेगा कि उन्हें एंटीगुआ से डोमिनिका कैसे ले जाया गया। चौकसी के डोमिनिका पहुंचने पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अब चौकसी को प्रत्यर्पित करना आसान होगा या और भी मुश्किल हो जाएगा। अब जरा पिछली कहानी याद कर लेते हैं। जनवरी 2018 में मेहुल चौकसी भारत छोड़कर चले गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसकी ठीक तारीख 4 जनवरी 2018 बताती हैं। इसी महीने के आखिरी हफ्ते में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने मेहुल चौकसी, उनके भतीजे नीरव मोदी और अन्य साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी की पहली तहरीर दी। बैंक ने इन पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। 31 जनवरी आते आते सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। 14 फरवरी को पीएनबी अपनी अंतरिम जांच पूरी करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा। वहां बैंक ने बताया कि उसकी साउथ मुंबई की एक ब्रांच में 11,380 करोड़ के फर्जी और अनधिकृत लेन देन पाए गए हैं। 15 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने केस दर्ज किया। 23 फरवरी को मुंबई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चौकसी का पासपोर्ट रद्द किया। 2 महीने की जांच के अंदर घोटाले का अनुमान 13 करोड़ 578 लाख रुपए पहुंच गया। अब आपको बताते हैं कि मेहुल चौकसी पर आरोप क्या है। शुरुआती जांच में पता चला कि चौकसी और नीरव मोदी ने बैंक के कुछ अधिकारियों से सांठगांठ करके फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LOU जारी कराए थे। ये दस्तावेज एक किस्म की गारंटी होता है जो बैंक अपने ग्राहक को जारी करता है। फिर ग्राहक इस गारंटी के बूते किसी और भारतीय बैंक की विदेशी ब्रांच से पूंजी ले सकता है। इसे कम मियाद के लिए हासिल की गई एक निश्चित क्रेडिट समझ सकते हैं, पर इसके बदले ग्राहक को कुछ पैसा बैंक में जमा कराना होता है। चौकसी और मोदी के मामले में आलम यह था कि ना तो कोई पैसा जमा कराया गया था और ना ही क्रेडिट की कोई लिमिट थी। आमतौर पर ग्राहक LOU के आधार पर किसी और बैंक से
पूंजी लेते हैं, लेकिन इस मामले में एलओयू भी पीएनबी जारी कर रहा था और पैसा भी पीएनबी की ही विदेशी ब्रांच से निकाला जा रहा था। फिर जो पैसा ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों में वापस आ जाना चाहिए था, वो कभी आया भी नहीं। केस खुलने के बाद ईडी ने चौकसी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अब जानते हैं कि एंटीगुआ की नागरिकता आखिर कैसे मिलती है। जब चैनल्स पर देश के कथित सबसे बड़े घोटाले की पट्टियां दौड़ रही थी, तब सबकी निगाहें चौकसी और नीरव मोदी को खोज रही थी। चौकसी देश तो पहले ही छोड़ चुके थे। हैरानी तब हुई जब पता चला कि वो नवंबर 2017 में ही एंटीगुआ की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके थे। 15 जनवरी 2018 को तो उन्हें एंटीगुआ के नागरिक की शपथ भी दिलवा दी गई थी। हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक एंटीगुआ की नागरिकता पाने के 4 तरीके हैं। पहला, आप एंटीगुआ के नेशनल डेवलपमेंट फंड में 1 लाख अमेरिकी डॉलर दान कीजिए। दूसरा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर दान करें। तीसरा, सरकारी इजाजत वाले रियल एस्टेट में 2 लाख अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करें। चौथा, नागरिकता पाने के लिए तय किए गए किसी बिजनेस में 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा कुछ फीस भी लगती है। फिर अगर आप ये सिद्ध कर पाए कि आपका रिकॉर्ड साफ है, कोई मुकदमा वगैरह नहीं है और एंटीगुआ को आप भले व्यक्ति लगे, तो आपको 3 से 6 महीने में नागरिकता मिल जाएगी। एंटीगुआ का नागरिक एक साथ 2 नागरिकता रख सकता है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से एंटीगुआ दूसरे मुल्कों को किसी शख्स के नागरिकता लेने के बारे में सूचित नहीं करता है। हाँ, 2014 में वहां की सरकार ने यह फैसला जरूर लिया था कि नागरिकता लेने वाला अपना नाम नहीं बदल सकता। हेनली एंड पार्टनर्स की लिस्ट में एंटीगुआ का पासपोर्ट दुनिया का 28वां सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिसके बूते आप 151 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि चौकसी का प्रत्यर्पण इतना मुश्किल आखिर क्यों है। किसी अभियुक्त के प्रत्यर्पण के लिए 2 देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि यानी कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होना जरूरी है। यानी 2 देशों ने समझौता किया हो कि अगर उन्हें अपने देश में दूसरे देश का वांटेड व्यक्ति मिलेगा तो वो उसे वापस भेज देंगे। प्रत्यर्पण संधि ना भी हो तो एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट से काम बन जाता है। इसमें दोनों देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर आरोपी को एक दूसरे को सौंप देते हैं। चौकसी के एंटीगुआ में होने की बात पता चलने पर भारत सरकार ने कोशिशें शुरू तो की, लेकिन एंटीगुआ ना तो उन 47 देशों में शामिल है जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है और ना उन 11 देशों में जिनके साथ प्रत्यर्पण अरेंजमेंट है। उधर मामला बढ़ता देख चौकसी ने जुलाई 2018 में एंटीगुआ के हाईकोर्ट से गुजारिश की कि उनके पास संविधान के आधार पर नागरिकता है, इसलिए एंटीगुआ सरकार को उन्हें पकड़ने और प्रत्यर्पित करने से रोका जाए। 3 अगस्त 2018 को भारतीय विदेश मंत्रालय बिना किसी हल्ले गुल्ले के एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इसमें लिखा था कि एंटीगुआ के कानून के आधार पर भारत को कॉमनवेल्थ देश माना जाएगा और भारत के प्रत्यर्पण कानून 1962 के 3रे चैप्टर के अलावा बाकी नियम कानून दोनों देशों के बीच लागू होंगे। असल में इस 3रे चैप्टर में ही दूसरे देश से किसी अभियुक्त के प्रत्यर्पण के नियमों का जिक्र है और एंटीगुआ कॉमनवेल्थ कानूनों के मुताबिक ही चौकसी को प्रत्यर्पित कर सकता था। जब भारत एंटीगुआ के बीच बात बनती दिख रही थी, तब सितंबर 2018 में मेहुल पहली बार सामने आए। उन्होंने एक वीडियो में कहा, ईडी के आरोप आधारहीन हैं। उनकी संपत्ति गैर कानूनी तरीके से जब्त की गई थी और जब उनका पासपोर्ट रद्द ही कर दिया गया तो पासपोर्ट सरेंडर करने का सवाल ही नहीं उठता। अब आपको बताते हैं कि चौकसी एंटीगुआ के लिए सिरदर्द आखिर कैसे बने। मेहुल चौकसी को लेकर एंटीगुआ सरकार और इसके प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन क्या महसूस कर रहे थे, ये सितंबर 2019 में पता चला। एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में जब ब्राउन ने चौकसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी मेहुल को रखने की कोई इच्छा नहीं है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन मेहुल के बारे में भारतीय अधिकारियों ने ही स्वीकृति दी थी कि वो अच्छे व्यक्ति हैं। भारत ने हमें गलत जानकारी दी और इसकी जिम्मेदारी भारतीय अधिकारियों को लेनी होगी। हमने भारतीय अधिकारियों की दी जानकारी के आधार पर मेहुल को नागरिकता दी और अब वो कह रहे हैं कि मेहुल धोखेबाज हैं। वैसे 2019 के मध्य में ब्राउन एक बार ये जरूर कह चुके थे कि जब एंटीगुआ में चौकसी के सारे कानूनी विकल्प खत्म हो जाएंगे तो वो चौकसी को भारत प्रत्यर्पित कर देंगे। ब्राउन की यही तल्खी चौकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद भी दिखी। उन्होंने जोर देकर कहा,
हमने डोमिनिका से कहा है कि वो गैर कानूनी रूप से घुसने के आरोप में चौकसी को पकड़े और भारत को सौंप दें। हम उन्हें नहीं चाहते हैं। एंटीगुआ से चौकसी का निकलना बहुत बड़ी गलती थी। डोमिनिका सरकार एंटीगुआ और भारत सरकार की मदद कर रही है। डोमिनिका ने चौकसी को भारत प्रत्यर्पित करने पर सहमति दी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चौकसी को डोमिनिका से लाना आसान होगा? दरअसल एंटीगुआ के पीएम ब्राउन चौकसी को मुसीबत की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि चौकसी एंटीगुआ वापस ना जाए। ब्राउन के मुताबिक डोमिनिका भी चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए राजी है। हाँ, कानूनी मसला जरूर आड़े आ सकता है क्योंकि भारत और डोमिनिका के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, पर इस मामले में वैक्सीन डिप्लोमेसी का भी जिक्र आता है, जिसके बारे में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे जा चुके हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत डोमिनिका को कोविशील्ड की हजारों डोज मुहैया कराई थी। इसके बाद वहां के पीएम रूजवेल्ट स्कैरेट ने भावुक होकर कहा था कि भारत ने उनकी गुहार सुनी। इससे पहले 2011, 15 और 17 में भी भारत डोमिनिका की मानवीय आधार पर मदद कर चुका है। जाहिर है कि डोमिनिका इसे जहन में रखेगा। पोर्ट ऑफ स्पेन में पदस्थ भारतीय हाई कमिश्नर अरुण कुमार साहू डोमिनिका, एंटीगुआ और इंटरपोल के साथ संपर्क में हैं। जिस तरीके से छोटा राजन और क्रिश्चियन माइकल के दूसरे देश के नागरिक होने के बावजूद प्रत्यर्पण में भारत को सफलता मिली थी, उसी तरह इस केस में भी मिल सकती है। मार्च 2021 में भारत ने एंटीगुआ को भी 40,000 वैक्सीन दी थी, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री ब्राउन ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। 2017 तक भारत में चौकसी के खिलाफ कोई केस नहीं था। इसी आधार पर मुंबई ने उन्हें अच्छे व्यक्ति का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने एंटीगुआ की नागरिकता ली। पर दूसरी सूरत यह है कि चौकसी इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें डोमिनिका में पकड़ना और आसान हो गया था। 3 दिनों के नाटकीय घटनाक्रम के बाद अब वो डोमिनिका पुलिस के कब्जे में तो आ गए हैं। अब देखना यह है कि उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए भारत सरकार को फिर लंबी जोर आजमाइश करनी होगी या चौकसी की किस्मत फिर उस गोल्ड एटीएम जैसी साबित होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।